Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is 21st aptitude test and today is 21st of May 2020. Right. So now we are starting this aptitude test and hope so you are prepared to give this test. Right. So the first question from the current affairs section is in front of you. Right. And the what is the first question? Right. This is the first question. Under the PM eVidya program, how many DTH channels will be introduced for the online education of students? PM eVidya कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने DTH चैनल शुरू किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। जल्दी से आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम। ओके इसका सही आंसर है आपका 12। तो याद रखिएगा आप जो कितने चैनल शुरू किए जा रहे हैं, 12 चैनल से स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इसके साथ में आपको याद क्या रखना है कि जो प्रधानमंत्री की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी ये जो ई विद्या प्रोग्राम है, जो इस खासकर से जो कोरोना से जो इस वक्त में हमारे महामारी जो इस वक्त इंडिया में चल रही है उसकी वजह से छात्रों और स्टूडेंट्स की जो शिक्षा में बाधा आ रही है उसको रोकने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डीटीएच पर फ्री डिश दैट मीन्स पूरा फ्री होने वाली है 12 चैनल्स, जो कि एक चैनल एक कक्षा के लिए होगी। इस तरीके से 1 से लेके 12वीं की कक्षा तक, मतलब फ्रॉम 1st to 12 वन चैनल, एक चैनल पे एक कक्षा का पूरा टेलीकास्ट किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल जो किए जाने वाली है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट, IITs, IIMs और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट, और सारे के सारे इस पर काम कर रहे हैं और होप सो बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाली है। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज right, this is the eastern coastal states of West Bengal and Odisha are bracing for each cyclone that is expected to make the landfall in May 2020। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी तटीय राज्यों में कौन सा चक्रवात आया हुआ है जिससे मई 2020 में भूस्खलन की आशंका है? ऑप्शन नंबर ए एम्फॉन, ऑप्शन नंबर बी गाजा, ऑप्शन नंबर सी हुडहुड, ऑप्शन नंबर डी बुलबुल। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके इसका सही आंसर है आपका एम्फॉन। तो अभी जो फिलहाल में जो आपके इंडिया में आज आपकी 21st डेट है और कल आपका 20 था, तो आप देख सकते हैं क्लियरली तरीके से कि ये 20 और 21 में ही फोरकास्टिंग है कि सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला है इंडिया के 2 स्टेट्स में, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल को तो रेड जोन भी बनाया गया है और लगभग 13 एनडीआरएफ की टीम्स प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो एक मीटिंग ली गई उसके बाद 13 टीमें लगातार तरीके से सक्रिय हैं कुछ भी तरीके से। सबसे ज्यादा जो अगर डेंजर है तो वो वेस्ट बंगाल के लिए है। चलिए, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे साइक्लोन्स भी आपके इंडिया में आए हुए हैं। गाजा, ये जो गाजा है वो 11 नवंबर 2018 में गाजा आया हुआ है साइक्लोन। याद रखेंगे इसका जो केंद्र था वो आपका थाईलैंड में था, लेकिन मेजरली जो इंडिया में इसने इफेक्टेड किया था वो तमिलनाडु को किया था। ठीक, इसके बाद अगर मैं हुडहुड की बात करूं तो हुडहुड 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2014 के बीच में इंडिया में आया हुआ था। ये आपका अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न पार्ट से आया हुआ था, दैट मीन्स नेपाल में इसका केंद्र था। और हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, विशाखापट्टनम एंड देयर आर द सो मेनी ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साउदर्न पार्ट दैट विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस साइक्लोन हुडहुड, राइट। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट बुलबुल, जो कि लास्ट ईयर 2019 में आया हुआ था। इसका जो सेंटर था वो आपका बांग्लादेश से था, लेकिन इससे मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड वो कौन सा था? वेस्ट बंगाल। अगेन बुलबुल। चलेगा, तो इसको हमें याद रखना है। जो इस वक्त में जो आपका साइक्लोन आया हुआ है वो एम्फॉन है और सबसे अफेक्टेड स्टेट कौन-कौन से? ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज नेम द कंपनी विच हैज बॉट 1.34% of stake in Jio platforms for rupees 6,598.38 crores recently in May 2020। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में मई 2020 में जियो प्लेटफॉर्मों में
1.34% हिस्सेदारी 6,598.38 करोड़ रुपए में खरीदी है। ऑप्शन नंबर ए वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन मोबिल, ऑप्शन नंबर सी जनरल एटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी स्नोपी। जल्दी से आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखेंगे, जनरल एटलांटिक। इससे पहले आपको पता है हाल ही वर्ष में 2020 में ही आपका जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे पहले जो शेयर खरीदने वाली कंपनी है वो आपकी फेसबुक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिल्वर लेक, दूसरी कंपनी जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स के कुछ शेयर खरीदे। और इसके बाद में हाल ही में आपने पढ़ा था किसने, विस्टा इक्विटी प्लेटफॉर्म्स ने भी कुछ शेयर खरीदे थे। और शायद एक परसों या कल की बात है जिसमें किसने खरीदे, आपके जनरल एटलांटिक ने 1.34% स्टैक जियो प्लेटफॉर्म्स का खरीदा है। तो याद रखेंगे अभी तक 4 कंपनियां इसमें शेयर कर सकती हैं, फेसबुक, सिल्वर लेक, तीसरा आपका विस्टा इक्विटी प्लेटफॉर्म्स एंड द फोर्थ वन दैट इज क्या है, जनरल एटलांटिक। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्लेयर्स आर इन पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे हम, इसका सही आंसर है 4। तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ खेलों के नाम और साथ में यहां पे याद कर लीजिए। अगर मैं बात करूं तो 5 होते हैं आपके प्लेयर्स बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल इसमें बास्केट करनी होती है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हाल ही में अभी आप जैसे आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी आई हुई है, छिछोरे मूवी आई है, तो उसमें लास्ट में सुशांत सिंह राजपूत वाली टीम खेलती है बास्केटबॉल, राइट। तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं ईच एंड एवरी टीम एंड द 6 प्लेयर्स। याद रखिएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में हमारे कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 होते हैं। एक और कंफ्यूजन रहती है बच्चों में वाटर पोलो और पोलो में। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, जबकि वाटर पोलो वाटर के अंदर खेला जाने वाला एक स्पोर्ट है जिसमें 6 प्लेयर्स आउटफील्ड में होते हैं और 1 प्लेयर आपका गोलकीपर होता है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 7 होते हैं वाटर पोलो में, जबकि पोलो में केवल और केवल कितने होते हैं? 4। याद रखिएगा, चलेगा। तो 5 होते हैं बास्केटबॉल में और 6 होते हैं वॉलीबॉल में। तो आपके यहाँ पे पोलो में कितने होते हैं? 4। चलेगा, हम हिंदी पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज अर्ध स्वर है या और वा। ऑप्शन नंबर बी ई और ऊ, ऑप्शन नंबर सी री और री, ऑप्शन नंबर डी री और ए। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम और जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है या और वा। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो स्वर है ही नहीं, लेकिन इनको अर्ध स्वर। याद रखिएगा ये स्वर की बात नहीं हो रही, अर्ध स्वर की बात हो रही है। तो आपने इसमें पढ़ा है कौन सी संधि में, अगर आपको मैं बात करूं तो यण स्वर संधि के थ्रू आपने पढ़ा था। अगर क्या आता है, छोटा ई के बाद क्या आता है, क्या आता है, कोई भी आपका स्वर आता है तो आप जानते हैं ई का या हो जाता है। और जबकि अगर मैं बात करूं इसी तरीके से ऊ के साथ में अगर कोई भी स्वर आता है तो ऊ का वा हो जाता है। समझ में बात आ रही? तो आप क्लियरली समझ सकते हैं यहाँ पर आपका आ हो ना होकर कोई भी स्वर हो सकता है, उसकी उस पर मात्रा चढ़ जाएगी। अगर आ होगा तो या ही रहेगा, आ हो जाएगा, बड़ा आ तो या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ई की मात्रा होगी तो ई हो जाएगा, इसी तरीके से। लेकिन आपने देखा ई का आ हो जा रहा है, तो आप सिंपल तरीके से बात करें तो यहाँ पर जो अर्ध स्वर बनते हैं वो 2 स्वरों की सहायता से बनने वाले आपके जो वर्ण होते हैं उन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, जो यहाँ पर क्लियरली पता है हमें या और वा होते हैं। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 6, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए ड़ी, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी रम, ऑप्शन नंबर डी अनीय। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है अनीय प्रत्यय। याद रखेंगे रमणीय में बहुत सारे बच्चों को ड़ी लग रहा होगा या ई लग रहा होगा, लेकिन इसका सही प्रत्यय है अनीय। याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। और इंग्लिश पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज ही इंसिस्टेड डैश सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, राइट।
ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर बी टू, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी वाई। जल्दी से सोचिएगा, 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑन। याद रखिएगा, इंसिस्टेड एक ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुरोध करना, आग्रह करना, किसी से विनम्रता से अनुरोध करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, इस तरीके से हम ले सकते हैं इंसिस्ट का। और इंसिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन केवल और केवल ऑन आती है। अगर इस मीनिंग में भी समझें तो उसने मुझसे अनुरोध किया डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, राइट। तो याद रखना, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। एंड द क्वेश्चन इज, देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज मैंगोज आर राइप। ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी पजेसिव, ऑप्शन नंबर सी डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन नंबर डी इंटेरोगेटिव। जल्दी से आपको बताना है यहां पर इस सेंटेंस में आपका कौन सा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव को आप चूज करिए, इसके बाद उसका टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताइए। 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है, मैं आपको बता दूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं यहाँ पे मैंगोज नाउन है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और राइप आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर या फिर आप मान सकते हो इसको नाउन। तो दीज आपका जो यहाँ पर आ रहा है इस सेंटेंस में, वो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव को। तो आप देखेंगे दिस, अगर मैं बात करूं दिस और दैट और दीज दोज, ये आपके जो टाइप होते हैं, दीज दोज। अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या क्या? दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, तो विच टू सम नंबर, राइट, जस्ट लाइक फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, या फिर एनी ऑफ द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। दीज words are showing for some counting, that means these are called quantitative adjective, right। few मतलब होता है कुछ काउंट, much, little means भी होता है कुछ काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा तीसरा टाइप यहाँ पे दिखा था पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं पजेसिव ऑफ द प्रोनाउंस, लाइक दैट। अगर मैं बात करूं तो माई, फिर बात करो हिज, फिर बात करो हर, फिर बात करो THEIR देयर, देन योर, देन आर, यू आर, राइट। तो किसी भी प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। तो ही का होता है हिज, सी का होता है हर, आई का होता है माई, और यू का होता है योर, और दे का होता है देयर, बी का होता है आवर, राइट, और इट का होता है इट्स। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। आगे नेक्स्ट लिखा है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव आपके एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं आपके विच, हुज, who, what, right। These question word that while using in a sentence as a adjective, then we can say these question word are कौन से टाइप के एडजेक्टिव हैं आपके? याद रखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप अगर समझने की कोशिश करें तो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। If the cost price of 10 books is equal to the selling price of 8 books, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरीके के न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, कई बार। याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है 100%। समझ लीजिए, कर लीजिए, राइट। इसके आप ऑप्शंस देखिएगा, 20% प्रॉफिट, 20% लाभ, ऑप्शन नंबर बी 20% लॉस, 20% हानि, ऑप्शन नंबर सी 25% प्रॉफिट, 25% लाभ, एंड ऑप्शन नंबर डी 25% लॉस, दैट मींस 25% हानि। जल्दी से आपको इसका बताना है आंसर्स। आपके पास पूरे मैं आपको दे रहा हूं 25 मिनट, 25 सेकंड, सॉरी, राइट। 20 मिनट का तो पूरा आपका सेशन ही है, राइट। तो 25 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से। और इस तरीके से आपके 25 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है। होप सो सभी लोगों ने आंसर्स को सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है आपका
25% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आया कैसे, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना होता है, राइट। तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। अब आप इसमें देखिएगा तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में क्या दिया गया है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे क्लियरली क्या है हमारे पास में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। मतलब जितने का आपको विक्रय दिया गया हो उसी का हमें सीपी निकालना है सबसे पहले। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ओके। तो हम लेके चलते हैं लेट द सीपी ऑफ 1 बुक, राइट। 1 बुक इक्वल टू कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, x रुपीज। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना है, x रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत। हमें सेलिंग कितने का दे रखा है, हमें 8 का। तो हम क्या निकालेंगे, सो सीपी ऑफ 8 बुक्स। अच्छा, एक का है x, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एसपी ऑफ 8 बुक्स निकालें। अब यही बात है, तो आप देखें एसपी ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 10 बुक्स, इक्वल टू लिख दीजिए सीपी ऑफ 10 बुक्स। वेरी नाइस, राइट। याद रखना, जो एसपी दिया हो उसी का सीपी निकालेंगे, और जब उसी का हम एसपी निकालें तो उसका एसपी इक्वल है गिवन न्यूमेरिकल में क्या दिया है, द एसपी ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 10 बुक्स। और आपको पता है एक बुक का सीपी एक्स है, तो 10 बुक्स का कितना हो जाएगा, 10x, राइट। अब हमें पता चल रहा है, हमें सोचिए 8 बुक्स का ही सीपी पता चल गया और 8 बुक्स का ही हमें एसपी पता चल गया। अब आप देख सकते हो 8x और 10x में से कौन सा बड़ा है, ऑटोमेटिकली आप बताइए। तो SP इज ग्रेटर देन CP, और जब SP ग्रेटर देन होता है तो आपको इतना तो पता चल गया क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट। क्या है, हियर इज प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP की वैल्यू है आपकी कितनी, 10x, और CP की वैल्यू कितनी है, 8x। तो आपका कितना आ गया, 2x निकल आया। लेकिन निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, राइट, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 2x, और CP ऑफ 8 बुक्स कितना था हमारा, बोलो 8x इंटू 100। 2x 8x कितने टाइम, 4, और 4 से 100 कितने टाइम, 25%। और हमारा क्या आया है, प्रॉफिट। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, 25% प्रॉफिट। तो सबसे पहले गिवन न्यूमेरिकल में आपको देखना है कि विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य एक वस्तु का मानेंगे x, इसके बाद आप क्रय मूल्य जितनी का विक्रय मूल्य दिया गया उतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य मानेंगे। तो डायरेक्ट जितनी वस्तुओं का होगा उसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप विक्रय मूल्य भी उतनी ही वस्तुओं का लिखें, उसको इक्वल कर दें जो आपकी सवाल में गिवन न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्रय मूल्य ऑफ इतनी वस्तुएं। तो पता है, क्योंकि हमें पता है आपको जो क्रय मूल्य एक वस्तु का पता है, तो एसपी निकालने के लिए उतनी ही वस्तुओं का जितने के इक्वल क्रय मूल्य दिया है उसमें हम क्या कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई। तो हमारा अगेन एसपी निकल आएगा। अब हमें पता है कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हानि होगा। क्लियर सी बात है। तो आपको सिंपल सी यहाँ पे बात कर लेनी है। अब आपने जैसे ही देख लिया कि क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से छोटा है, और यहाँ पर आप देखिए मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका आ गया था 10x और क्रय मूल्य आ गया था आपका कितना 8x, तो 10x में से 8x गया 2x। अब हम लगा दें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ की वैल्यू आ गई 2x और क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई थी 8x इंटू 100। 2x से 8x कितना बार जाएगा, 4 टाइम, और 4 से 100 कितने टाइम जाएगा, 25%। तो 25% लाभ हुआ मुझे इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं कह रहा हूं 100% इस क्वेश्चन को कर लीजिए, राइट। चलेगा आगे देखते हैं हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और राइट दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 6 रेशियो 7, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C। अगर A रेशियो B एक A अनुपात B इज इक्वल टू 3 अनुपात 4 और B अनुपात C इक्वल टू 6 अनुपात 7,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। राइट, ऑप्शन नंबर ए 3:6:7, ऑप्शन नंबर बी 9:12:14, ऑप्शन नंबर सी 3:4:7 एंड ऑप्शन नंबर डी 3:24:7। जल्दी से आपके पास 20 सेकंड का टाइम, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर मैं सबसे पहले बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9:12:14। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको भी देखना है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, बड़े आसानी से समझ में आ जाना है। राइट, ओके, आराम से समझ में आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे करना है जिससे समझ आते हूं मैं। A:B कितना दे रखा है हमें 3:4, राइट, और B:C दे रखा है हमें कितना 6:7, राइट। तो आप सोचें, हमें A मतलब 3 है और C मतलब 7 है, लेकिन B यहां पर 4 है और B यहां पर 6 है। मतलब हमें किसको किसको करना है, इन दोनों का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख लें 3 4 6 7, राइट। कैसे 3 4 6 7। अब आपको किसी भी बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ये A है, ये B है और ये आपका C है, राइट। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, कैसे भी इक्वल करना है। तो आप इक्वल कैसे करेंगे इसको समझिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, ऐसे लिख दिया आपने A B C और यहाँ पे 3:4, ये है 6:7, राइट। तो आपको पता है इसको B को कैसे भी इक्वल करना है। तो 4 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 12। तो बताइए 4 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 6 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आप द्वारा से लिख दीजिए A B और C। तो आप देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12। यहां पर करें 2 6 12 और 2 7 14। ये आपस में कैसा हो गया, सिमिलर। तो रेशियो, और रेशियो क्या हो गया 9:12:14 एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपका कॉमन होता है उसका उन दोनों में क्या करना होता है, उनका एलसीएम लेके उनको सेम बनाने की कोशिश करनी होती है। वो उस नंबर से आपका पहले वाले रेशियो में भी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के दोनों टर्म्स में, और दूसरे वाले में भी सेम नंबर बनाने के लिए दोनों के दोनों टर्म्स में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और रेशियो बन जाता है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, इफ यू आर लाइकिंग माय मेथड ऑफ टीचिंग, so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes and also watch and share my videos as you can to support my journey. Okay, so jai hind.